औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम बातचीत कर रहे हैं आईपीओ पे। आईपीओ आने का सिलसिला जो है वो हुनूस जारी है एंड दिस टाइम अराउंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉट ओनली टॉक अबाउट एन अपकमिंग आईपीओ व्हिच इज़ कॉल्ड SPAC3 जो कि आफ्ताब चौधरी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। LSE कैपिटल जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा काम कर रहा है। तीसरा आईपीओ आने जा रहा है। बहुत सारे लोग मार्केट में सवाल करते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये आईपीओ का मुतबादिल है, इसमें प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, इसमें एंट्री एग्ज़िट क्या है, कैसे हो सकती है। सो इन सब बातों को हम समझेंगे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। आफ्ताब साहब, फरमाइएगा कि ये जो स्पेक है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आइडिया क्या है एंड हाउ डज़ इट वर्क? अच्छा, जो स्पैक है, स्पैक का मतलब स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है। ये एक नई रेगुलेशन है जो पाकिस्तान में 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन ग्लोबली इस किस्म की कंपनी काफ़ी वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑपरेट करती हैं। ये कंपनी एक ब्लैंक चेक कंपनी होती है या एक कंपनी जिसका मकसद ये होता है कि वो अपने ही स्पैक के स्ट्रक्चर में पैसा रेज़ करे और वो पैसा रेज़ करके उसके बाद किसी टारगेट कंपनी के शेयर को या टारगेट कंपनी के शेयर को एक्वायर करे। तो ये एक ऐसी व्हीकल है जिससे इनडायरेक्ट कंपनी की लिस्टिंग होती है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आफ्ताब साहब, फरमाएं कि स्पेक और जो एक कन्वेंशनल आईपीओ है इसमें अगर कोई फ़र्क है तो वो क्या है? हाँ, जो रवायती आईपीओ है उस पे एक कंपनी जब इतनी मैच्योर हो जाती है, जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके लिए आईपीओ एक रास्ता है जिसके ज़रिए से कि वो मार्केट में आके और वो पैसा डायरेक्ट रेज़ कर सकते हैं। तो स्पैक जो है, स्पैक एक ऐसी व्हीकल है जिस पे पहले स्पैक पैसा रेज़ करता है अपने ट्रैक रिकॉर्ड, अपने स्पॉन्सर्स की रेपुटेशन के ऊपर, और फिर स्पैक के स्पॉन्सर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करें वो कंपनी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि कल को जब स्पैक के शेयर्स नॉर्मल शेयर्स में उस कंपनी के शेयर्स पे कन्वर्ट होते हैं तो वो कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टेबल कंपनी हो। तो स्पैक, जिस तरह से मैंने पहले आपको कहा कि एक इनडायरेक्ट मेथड है लिस्टिंग का। डायरेक्ट मेथड में आईपीओ में कंपनी खुद पैसा रेज़ करती है और कंपनी डायरेक्ट लिस्टिंग करती है। ज़बरदस्त हो गया, समझ में आ गई बात। तो फिर सर ये थोड़ा सा आई थिंक समझाने की ज़रूरत है लोगों को, सरमायाकारों को, कि स्पेक में कोई भी एक इन्वेस्टर अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो एक्चुअली क्या ख़रीद रहा था, व्हाट इज़ ही बाइंग, व्हाट एन इन्वेस्टर इज़ बाइंग अंडर दिस स्पेक कॉन्सेप्ट? स्पैक में सबसे पहले तो स्पैक जब एक अपना आईपीओ करते हैं, उस पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर हों या जनरल मार्केट के जो इन्वेस्टर हों, वो स्पैक के शेयर पहले फेज़ में ख़रीदते हैं। जिस तरह से हमने स्पैक 1 और स्पैक 2 की जो लिस्टिंग की है उस पर पहले फ़ेज़ में जो 10 रुपये का शेयर था वो शेयर्स स्पैक के इन्वेस्टर्स ने ख़रीदे हैं, स्पैक के शेयर्स। और जब ये स्पैक का और टारगेट कंपनी का मर्जर हो जाएगा तो यही शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, टारगेट कंपनी। उसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि स्पैक 1 में हमने टारगेट कंपनी एक आइडेंटिफाई की थी। ये एक सोलर EPC कंपनी है। उस पे ऑल्दो के पैसा स्पैक में रेज़ हुआ और इन्वेस्टर्स ने पहले शेयर स्पैक के ख़रीदे हैं, लेकिन हमने चूँकि ये बताया हुआ था कि ये पैसे हम जो रेज़ कर रहे हैं ये एक सोलर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे ही स्पैक का और उस सोलर कंपनी का मर्जर, जो मेरे ख्याल में अभी इख्तितामी माहिल के ऊपर है, तो जैसे ही ये मर्जर ऐसी हाई कोर्ट अप्रूव करेगी, उसके बाद इन्वेस्टर्स के जो हाथों में शेयर हैं वो स्पैक की बजाय वो सोलर कंपनी के शेयर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। अब ये समझाना भी ज़रूरी है आई थिंक लोगों को कि जब तक ये शेयर्स स्पेक के हैं और जब तक कोई नई कंपनी नहीं ख़रीदी जाती, जैसे सोलर की आपने मिसाल दी, तो उस वक्त तक ये जो रकम है एस्क्रो अकाउंट में रहती है, किधर रहती है? वेयर इज़ द सिक्योरिटी फॉर एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर?
हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पैक जब पैसा रेज़ करती है तो स्पैक उस पैसे को करती क्या है। तो कानून ये है कि जैसे ही स्पैक पैसा रेज़ करती है, ये पैसा आपको एक एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ता है। वो एस्क्रो अकाउंट आप सीडीसी, किसी बैंक, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास रख सकते हैं, लेकिन वो पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में या एक रिज़र्व में आपको वो रखना पड़ता है, और उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है वो उसी पैसे में जमा होता रहता है। तो इस तरह से कि जब तक स्पैक इन्वेस्टमेंट किसी टारगेट कंपनी में नहीं कर देती, तो ये पैसे एक एस्क्रो अकाउंट में महफूज रहते हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा 100% महफूज रहता है। हो गया सर। आई थिंक ये बात भी समझना ज़रूरी है और लोगों को समझाना भी ज़रूरी है कि अगर ये एक्विजिशन मुकम्मल ना हो सके, ख़रीदारी मुकम्मल नहीं हो सके, तो फिर ऐसी सिचुएशन को आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, निज़ाम है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो कैसे टैकल करता है? जी, ये भी कानून में शामिल है। स्पैक के रिलेटेड जो कानून है पाकिस्तान में भी और मेरे ख्याल में ग्लोबली भी ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर स्पैक ने जब पैसा रेज़ किया और वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में रख दिया, स्पैक के पास 3 साल का अरसा दस्तयाब होता है कि उस 3 साल में वो किसी टारगेट कंपनी का इंतखाब करे, उस टारगेट कंपनी की ड्यू डिलिजेंस करे, उस टारगेट कंपनी की बाकी जांच पड़ताल करते हुए वो देखे कि वो एक इन्वेस्टेबल कंपनी है। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का टारगेट आपको 3 साल में नहीं मुहैया होता, तो वो पैसा आप इन्वेस्टर्स को 90% तक वापस करने के मजाज हैं। लेकिन इस पे भी एक एससीसीपी ने एक और एक शर्त रखी जो हमारे स्पैक 2 में रखी है कि अगर हम कोई टारगेट कंपनी का इंतखाब नहीं कर सकते 9 से 10 माह के दरमियान, तो हम ये पैसा 100% आवाम को वापस कर देंगे। तो इस तरह से ना सिर्फ ये कि वो 100% पैसा भी मिलेगा, बल्कि उस 8-10 माह के अरसे में जो उस पैसे के ऊपर हमें रिटर्न मिल रहा होगा, वो भी इन्वेस्टर को वो वापस प्रोरेटेड जिस तरह से उन्होंने पैसे लगाए होंगे उस तरह से उनको मिल जाएंगे। आफ्ताब साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इस आइडिया में, क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं हो, उसको भी जो आप लोग हैं वो एक्वायर कर सकते हैं, उसकी ख़रीदारी कर सकते हैं, या फिर यही लिमिटेशन है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो गैर फ़ाल 145 नॉन कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं, सिर्फ उसी में से आपको ख़रीदारी करनी है? जी बिल्कुल, यही मैंने आपको जैसे बताया कि मकसद ही इसका ये है। लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही हो सकती है। और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो कंपनी जो इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे उसका ट्रैक रिकॉर्ड या उसकी गवर्नेंस या उसकी तैयारी इस तरह से मुकम्मल नहीं है कि वो ख़ुद आईपीओ कर सके, या वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। आपने देखा होगा कि कंपनी जो आईपीओज़ के लिए आती है उनका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए और उनकी पुरानी हिस्ट्री भी बेहतर होनी चाहिए। 3 साल की कम से कम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की होनी चाहिए। इसी तरह से स्पैक के स्पॉन्सर्स भी जो होते हैं उनका भी ख्याल यही होता है कि जी कंपनी प्रॉफिटेबल हो, कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड पे हो। लेकिन बहुत से कंपनीज़ हमारे जैसे, आपको पता है कि हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है लेकिन उनकी बुक्स एंड अकाउंट्स उस तरह से मेंटेन नहीं हो रही होती। बहुत सी सेल्स डायरेक्ट कैश की बुनियाद के ऊपर हो रही होती है। तो ऐसी कंपनीज़ को चैलेंज बहुत होता है कि वो किस स्टेज के ऊपर वो खुद आईपीओ कर सकें। तो उस सूरत में और ख़ास तौर पे हमारी इकोनॉमी के लिए, जिस पे एसएमईज़ की हमारी इकोनॉमी में बिजनेसेस की को तकरीबन 80% बिजनेसेस हमारे एसएमई बिजनेसेस हैं। तो ऐसे बिजनेसेस जो अच्छे प्रॉफिटेबल हों, जो ग्रोथ कर रहे हों, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली खुद आईपीओ बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट कि उनको कैश के ऊपर, क्योंकि कैश इकॉनमी हमारी बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो उनको अपने आप पे आईपीओ करना थोड़ा मुश्किल लगता है, या उनको ये लगता है कि उनको थोड़े अरसे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो
स्पैक के आने की वजह से एक, चूँकि मार्केट का बुनियादी मकसद तो ये है कि हम एक फंड रेजिंग व्हीकल अवेलेबल कर सकें कि जो कंपनीज जिनको बैंकिंग से या दूसरे चैनल से फाइनेंसिंग मुहैया नहीं हो सकती, वो अपने शेयर्स को बेच के वो फाइनेंसिंग जो उन्हें ज़रूरत है, वो वर्किंग कैपिटल जो उन्हें ज़रूरत है, या वो ग्रोथ कैपिटल जो उन्हें ज़रूरत है, वो अपने शेयर बेच के वो ग्रोथ कैपिटल रेज़ कर सकें। तो ये इस स्पैक रेगुलेशन आने की वजह से एक और जिद्दत आ गई है हमारी मार्केट में कि हमने उन कंपनीज़ के लिए भी कि जो अपने बलबूते या अपने तौर के ऊपर डायरेक्टली पैसा रेज़ नहीं कर सकते, उनको एक स्पैक व्हीकल के ज़रिए से, जिस पे स्पॉन्सर्स बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और स्पॉन्सर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि जिस कंपनी में भी वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो कंपनी आइंदा आने वाले दिनों में एक अच्छी कंपनी के तौर पे मार्केट में आए। तो स्पैक के ज़रिए से हमने मार्केट को एक कदम और इन्वेस्टर्स के पास ले गए हैं और एक कदम और उन कंपनीज़ के पास ले गए हैं कि हमारी मार्केट किसी भी अच्छे बिज़नेस को फंड करने के लिए तैयार हैं और हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं एक स्पैक के ज़रिए से एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, this is time for a short break. Don't go nowhere. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन। सो आई थिंक फिर अगला लॉजिकल सवाल ये बनता है कि जो डिफ़ॉल्ट काउंटर वाली कंपनी है उसके साथ भी क्या ये अदगाम हो सकता है, एमलगमेशन हो सकता है, मर्जर हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, टेक्निकली तो शायद ये पॉसिबल होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से देखा जाएगा। हमने 2 स्पैक को स्पॉन्सर किया है। तीसरे स्पैक की हमारी एप्लीकेशन इस वक्त PSX में मौजूद है। हम नहीं समझते कि ये एक अच्छा वाइबल या एक अच्छा इंतखाब होगा हमारे लिए कि हम किसी ऐसी कंपनी को जो डिफ़ॉल्टर काउंटर के ऊपर मौजूद हो, या ऐसी कंपनी जो प्रॉब्लम में हो पहले ही और उसका स्टेटस भी लिस्टेड हो, कि हम उस कंपनी के साथ मर्ज करके उसकी फॉर्म को या उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकें। टेक्निकली हम समझते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इंतखाब नहीं होगा। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो फिर आई थिंक ये भी बताएं कि क्या स्पेक जो पाकिस्तान में प्राइवेट बिजनेस है इसको एक ठीक तरीके से कैप्सूल में सील करके कैपिटल मार्केट में फौरी ले जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता भी तस्वर किया जा सकता है? जी, ये मैं समझता हूँ कि आपको जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अभी हमने बहुत रीसेंट अरसे के दौरान हमने ये देखा है कि IPOs अभी ज़्यादा होना शुरू हुए हैं। जिस तरह से पिछले साल हमारे 13 IPOs हुए हैं और इस साल के आगाज़ में भी एक बहुत अच्छी पाइपलाइन अवेलेबल है। उसका बुनियादी तौर पे जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त सिर्फ शायद स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन हमारी वो कंपनी जो IPO इंडिपेंडेंट कर सकती हैं, या वो कंपनीज जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो खुद ब खुद तो अपना IPO कर सकती हैं, लेकिन स्पैक के ज़रिए से हमने एक ऐसा रास्ता भी उन कंपनीज़ को दिया है कि जो अभी इतनी शायद मैच्योर या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये एक हमने जिद्दत, एक नई इनोवेशन इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान में कि हम उन कंपनीज़ को भी जो इस वक्त शायद मीडियम साइज़ की कंपनी हो, उन कंपनीज़ को भी हम हेल्प करने के लिए, उनके कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, उनको कैपिटल अवेलेबल करने के लिए ये एक नया व्हीकल इंट्रोड्यूस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम समझते हैं कि स्पैक के ज़रिए से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अच्छी बड़ी कंपनियां भी आ सकती हैं। हमने अभी सियालकोट और गुजरांवाला में IPO कॉन्फ्रेंसेस जो PSX ने और SCCP ने मुनक्किद की हैं, वहाँ हमने देखा है कि बहुत से स्पॉन्सर्स, बहुत से ऐसे बिज़नेस ओनर्स हैं जो समझते हैं कि उनके लिए शायद
अगर मार्केट में उन्होंने एक्सेस करना है, मार्केट से लिक्विडिटी रेज़ करनी है, तो उनके लिए स्पैक एक अच्छा व्हीकल है जिसके ज़रिए से वो मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं और मार्केट से पैसा रेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। आफ्ताब साहब, आप अभी तक 3 कंपनीज़ ला चुके हैं, आई मीन 2 ला चुके हैं और तीसरी अब आने जा रही है वेरी सून। तो जो पहली कंपनी थी LSE स्पेक 1, उसका थोड़ा सा बताएं व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, और आज अगर उसके रिटर्न्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसको आप कैसे रेट करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, LSE स्पैक 1 का मकसद तो हमने पहले कहा कि चूँकि वो पहला स्पैक था, पाकिस्तान में पहली ट्रांजैक्शन थी इस किस्म की व्हीकल के ज़रिए से, तो हमने एक टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई किया था। तो जब हमने LSE स्पैक 1 का प्रॉस्पेक्टस बनाया, तो उसमें हमने उस टारगेट कंपनी की वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम फाइनेंशियल और उनकी गवर्नेंस और उनके बिज़नेस के बारे में वो तमाम इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से दी जिस तरह से कि एक वो कंपनी जो खुद ब खुद भी IPO कर सकती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो एक प्रॉस्पेक्टस पे शामिल होनी चाहिए वो हमने शामिल की। उसका मकसद ये था कि जब इन्वेस्टर्स एक नई व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता हो कि ये स्पैक 1 जो है किस कंपनी को एक्वायर करेगी और किस कंपनी के बाद में ये जम होगी। तो स्पैक 1 की अभी तक जो जहाँ तक कारकर्दगी है, इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं कि जब से ये IPO हुआ है, उस IPO के बाद स्पैक के शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अभी भी वो स्पैक का जो शेयर है, जिस प्राइस के ऊपर वो मार्केट में फ्लोट हुआ था, उससे तकरीबन 35-40% ज़्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मेरा ख़्याल है कि जब इसका इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने तक मर्जर हो जाएगा, उसके बाद भी जो कंपनी है इस सेक्टर में है जिस सेक्टर में हमारा सोलर सेक्टर इस वक्त बहुत ग्रोथ कर रहा है। मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह जब मर्जर के बाद भी हम समझते हैं कि स्पैक 1 के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो जो स्पेक 1 की परचेज थी, एक्विजिशन थी, उसमें कुछ प्रोग्रेस है, ट्रैक्शन है, और वो यू होप टू सी कि वो जल्दी एक्विजिशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो आप काइंडली शेयर करेंगे कि ये आप कब तक एक्वायर कर लेंगे कंपनी? इस वक्त स्पैक 1 और जो टारगेट कंपनी थी जो NGLE है, जिसको निगमो कहते हैं, ये पार्टली ओन्ड बाय चाइनीज़ इन्वेस्टर्स है और 80% इसमें लोकल इन्वेस्टर है, 20% चाइनीज़ इन्वेस्टर है। इस कंपनी का मर्जर दोनों ही कंपनी, स्पैक 1 के शेयर होल्डर्स और उस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने यूनैनिमसली अप्रूव किया है। और इसके ऊपर SCCP ने भी बहुत मुस्बत कमेंट्स कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। चूँकि कोर्ट्स की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए हमारी स्पैक 1 की जो बाकायदा उसके मर्जर की जो अप्रूवल है वो 1-2 महीने डिले हो गई है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी आइंदा जो समाअत है हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की, वो 8 सितंबर को समाअत हो रही है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट 8 सितंबर वाली हीयरिंग में इसका मर्जर को अप्रूव कर देगी। और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो स्पैक 1 के शेयर होल्डर्स हैं उनको स्पैक 1 के शेयर की बजाय टारगेट कंपनी जो NGLE है उसके शेयर्स मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वर टू कंपेयर, आफ्ताब साहब फरमाइएगा कि अगर आपको LSE स्पेक 1 को स्पेक 2 के साथ कंपेयर करना हो तो उसका मुआवजा आप कैसे करेंगे? स्पेक 2 जो है वो स्पेक 1 से कैसे मुख्तलिफ था? हाँ, LSE स्पैक 1 और LSE स्पैक 2 में बहुत मुख्तलिफ तरीके से हमने मार्केट को टेस्ट करने की कोशिश की है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्पैक 1 के लिए चूँकि ये पाकिस्तान में पहली किस्म की ट्रांजैक्शन थी, तो हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो दी कि हम पहले ही इन्वेस्टर्स को बता सकें कि
किस किस्म की कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे, और उस कंपनी जो एक सोलर कंपनी थी, उस कंपनी के तमाम बुनियादी मालूमात जो एक इन्वेस्टर्स को एक प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए से मिलनी चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन स्पैक 1 के प्रॉस्पेक्टस में उसी तरह से दी जैसे एक रेगुलर कंपनी का आईपीओ होता है। स्पैक 2 उससे मुख्तलिफ है, और ये भी हमारा एक बुनियादी वजह थी कि हमने स्पैक 2 को उससे मुख्तलिफ किस वजह से रखा है कि स्पैक 2 टेक्निकली इस तरह का आईपीओ है जो कानून के मुताबिक है कि स्पैक 2 में हम पैसा पहले रेज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम एक आईपीओ एक ऐसी कंपनी का इंतखाब कर रहे होंगे जो एक इन्वेस्टेबल कंपनी हो, जिसके बारे में हमारी जांच पड़ताल मुकम्मल हो और जिसके बारे में हम अप्रूवल स्पैक के शेयर होल्डर से दोबारा लेंगे। कानून में ये बात है कि जैसे ही ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट होती है, जैसे ही हम एक आइडेंटिफाई करते हैं एक कंपनी जो हम समझते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में हम कर रहे होंगे, तो स्पैक 2 के इन्वेस्टर्स को हम एक जो शेयर होल्डर्स का इजलास होता है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नोटिस के ज़रिए से उस अपनी टारगेट कंपनी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि कानून में दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिकत रखता होगा, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम इन्वेस्टर्स को दे रहे होंगे और फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स को एक इंतखाब का मौका दे रहे होंगे कि वो उस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करती है या नहीं। कानून के मुताबिक 75% ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ LSE स्पैक 1 और स्पैक 2 इनको इस इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल देना लाजमी है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारी ड्यू डिलिजेंस मुकम्मल होती है, जो ड्यू डिलिजेंस एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है वो आजकल में कर रही है, जैसे ही वो मुकम्मल होती है उसकी रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो ये रिपोर्ट और बाकी मानदा जो इन्फॉर्मेशन है वो टारगेट कंपनी की हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रहे होंगे और एक बाकायदा तौर पे एक इजलास बुलाएंगे शेयर होल्डर्स का, जिसमें हम ये एजेंडा उनके सामने पेश रखेंगे कि आया कि वो इन्वेस्टमेंट अप्रूव करते हैं या नहीं। तो जैसे ही वो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रूवल होगा तो उसके बाद हम उस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहे होंगे। तो ये स्पैक 2 थोड़ी मुख्तलिफ है LSE स्पैक 1 से इस तरह से। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आफ्ताब चौधरी के साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, सो डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ठीक हो गया आफ्ताब साहब, एक क्लैरिटी आ गई कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पेक 1 एंड स्पेक 2। जिस तरह आपने स्पेक 1 के लिए फरमाया उसी तरह स्पेक 2 के लिए भी थोड़ा सा बताएं कि उसकी जो एक्विजिशन है, उसकी जो अंडर दैट वो जो आपकी एक्वायरमेंट प्रोसेस है वो इस वक्त किस स्टेज पे है, वो परचेज़ आप कब तक मुकम्मल होते हुए देख रहे हैं? जी, इसका जवाब मैंने पहले आपको दिया है। इस वक्त जो कंपनी एक ड्यू डिलिजेंस उसके बारे में हो रही है, हम समझते हैं कि वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हमें कुछ दिनों तक दे देगी। जैसे ही वो रिपोर्ट हमारे पास आती है, हम स्पैक 2 का बोर्ड उसको देख रहा होगा और स्पैक 2 का बोर्ड पहले मरहले पे देखेगा कि जी आया वो एक वर्थ इन्वेस्टिंग कंपनी है या नहीं, और स्पैक 2 का बोर्ड अगर उसको उस कंपनी की में इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड करेगा जनरल बॉडी के इजलास के लिए, तो फिर ही हम जनरल बॉडी का इजलास को बुला सकेंगे। तो अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ड्यू डिलिजेंस जो रिपोर्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से वो हमें कब मिलती है और कब हम इसके अगले मराहिल को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। So if we were to gauge the success of SPEC 1 and 2, तो आपको जो इन्वेस्टर का रिस्पांस है वो कैसे दिखा SPEC 1 और SPEC 2 में? आप मुतमईन हैं इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन से, इन्वेस्टर की एक्सूबरेंस और एक्साइटमेंट से? देखिए, हमने ये दोनों ट्रांजैक्शन स्पैक 1 और स्पैक 2 की ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो हमने बहुत छोटे कैपिटल के साथ की थी।
आइडिया ये था कि हम इतना कैपिटल भी रेस ना करें और उस कैपिटल को डिप्लॉय भी किसी ऐसी कंपनी में करें जो बुनियादी तौर पे एक मीडियम सेक्टर कंपनीज हों, जिसमें हमारा एक बुनियादी ये होता है कि कंपनी मीडियम साइज़ की कंपनी हो जिस पे बिलियन प्लस का उसका रेवेन्यू आ रहा हो। तो स्पैक 1 और स्पैक 2 में हमने छोटे कैपिटल के साथ आईपीओ किए हैं और इस पे इन्वेस्टर्स का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। जो स्पैक 3 के लिए अभी हमने इसीलिए जो अप्लाई किया है उसमें हम 500 मिलियन रेज़ कर रहे होंगे और 500 मिलियन कैपिटल की फ़ंड रेजिंग हमने गुज़श्ता 2-2.5 साल में देखी है कि इस तरह के फ़ंड रेजिंग साइज़ की कंपनियां रेगुलर काउंटर के ऊपर भी आईपीओ किया है। तो अगला हमारा स्पैक 3 500 मिलियन का है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम 700-800 या बिलियन प्लस का कैपिटल स्पैक हर स्पैक व्हीकल में रेज़ कर सकें। अब आप देखिए जो स्पैक 1 और 2 हैं उसके साइज़ को कंपेयर करें तो स्पैक 3 का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। आई मीन 50 करोड़ का इट्स टू मी इट्स अ काइंड ऑफ एन आईपीओ रेजिंग कैपिटल। तो ये साइज़ इतना बड़ा क्यों है? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? देखिए बड़ा मैंने इस वजह से कहा कि ये हम भी एक मार्केट के रिस्पांस को टेस्ट कर रहे हैं। हम मार्केट में देख रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्टर्स इसको परसीव कर रहे हैं। पहले और दूसरे स्पैक के रिस्पांस को हमने देखा है कि अच्छा रिस्पांस है। इसी वजह से हमने स्पैक 3 के लिए एक 500 मिलियन की लिमिट के साथ हम आ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि ये एक अच्छे साइज़ का आईपीओ है, मुनासिब साइज़ का आईपीओ है। इसके बाद हो सकता है कि हमारा आईपीओ साइज़ फॉर स्पैक एवरी स्पैक व्हीकल कम से कम 500 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड करना चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छे साइज़ का आईपीओ होता है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस पर दिलचस्पी ले सकते हैं, उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिल सकता है। तो इस वजह से हमने सोच समझ के स्पैक 3 के साइज़ को एक मुनासिब साइज़ के साथ जो 500 मिलियन का साइज़ है इस साइज़ के साथ हमने इसको लॉन्च करने का सोचा। देखते हैं इंशाल्लाह जब इसका आईपीओ होता है तो इन्वेस्टर्स का रिस्पांस कैसा आता है। आखिर में बताएं कि आपको क्या लगता है ये पीएसएक्स और एससीसीपी से आपका जो प्रोस्पेक्टस है, लिस्टिंग है, उसकी मंजूरी कब तक मुतवक्के है? प्रिसाइसली व्हेन कैन यू हिट द मेन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? हम समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह स्पैक 3 का आईपीओ हो जाएगा और फंड रेजिंग इंशाल्लाह हम अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में कर सकेंगे, क्योंकि नॉर्मल किसी भी आईपीओ को कम से कम 2-3 माह लगते हैं। हमने एप्लीकेशन जुलाई के महीने में पीएसएक्स पे दाखिल की है, तो अगस्त सितंबर में हम समझते हैं कि इंशाल्लाह पीएसएक्स और एससीसीपी हमारी एप्लीकेशन को देख चुके होंगे और हम तवक्को रखते हैं कि हम अक्टूबर में या नवंबर के आगाज़ में हम इसका आईपीओ मुकम्मल करने की पोजीशन में होंगे। आफ्ताब चौधरी साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि अगर आप कोई मैसेज नए सरमायाकारों को देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। देखिए, इन्वेस्टर्स को हमारा यही पैगाम है, हम बहुत खुश हैं कि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो पार्टिसिपेशन लेवल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। नए इन्वेस्टर इस वक्त आ रहे हैं मार्केट में और इसके साथ साथ हमारे नए आईपीओस भी हो रहे हैं और मार्केट ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट प्रेशर में तो ज़रूर है, लेकिन कंपनीज़ का अभी अर्निंग सीज़न है, कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो एससीसीपी की लीडरशिप टीम है, इस वक्त जो पीएसएक्स या बाकी कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस में जो लीडरशिप टीम मौजूद है, ये बहुत अंतिक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट में डेप्थ और हमारी स्टॉक मार्केट को इस तरह से बना दिया जाए कि जिसमें हर किस्म का इन्वेस्टर, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उनके सरमाए को किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं।
तो ये सारे ऐसे इक़दामात हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि इन्वेस्टर को एक अच्छी कंपनियां इस वक्त मिल रही हैं, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म कर रही है। लेकिन हमारा पैगाम यही है इन्वेस्टर्स के लिए कि जब भी किसी भी शेयर में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो खुदा के लिए उस कंपनी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में, उस कंपनी की मैनेजमेंट और स्पॉन्सर्स के बारे में तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें और मार्केट में भेड़ चाल के तौर के ऊपर इन्वेस्ट ना करें कि कोई शेयर पॉपुलर है तो सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करें। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज रखने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इन्वेस्टर के अपने ऊपर है और उनको बहुत सोच समझ के साथ अच्छी कंपनीज़ में जो उनके रिस्क प्रोफाइल के साथ मुताबिक रखती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हमारा पैगाम है कि आप ख़ुद बाखबर रहें और अपने पैसे का ध्यान खुद रखें। आफ्ताब चौधरी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम समझते हैं कि काफ़ी दिन से हम मकरूज़ थे इस बात के कि हम लोगों को समझाएं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। इस आइडिया के पीछे जो रूह रवां है आज हमने उनसे समझ भी लिया एंड आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये मर्जर एंड एक्विजिशन की बातचीत जो सालों से चल रही है, 1990 से भी कंपनीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पे जो नॉन कंप्लाइंट हैं, और फिर बार बार बात होती है कि इन गैर फ़ाल कंपनियों को डीलिस्ट किया जाए या एक्टिवेट किया जाए। तो फिर रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन के कानून के तहत हम देखते हैं कि कई सारी कंपनीज़ जो हैं वो फ़ाल हो रही हैं, एक्टिव हो रही हैं, वो मूव हो रही हैं फ्रॉम अ नॉन कंप्लाइंट स्टेटस टू अ रेगुलर मार्केट कंप्लाइंट स्टेटस। आफ्ताब साहब जो कर रहे हैं दैट इज़ फंडामेंटली ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक। व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ दिस कि वो अंडर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले कॉन्सेप्ट मार्केट के सामने, सरमायाकारों के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनसे एक अथॉरिटी लेते हैं कि गिव अस द परमिशन कि हम इस पर्टिकुलर काम के लिए इतना पैसा हमें चाहिए, आप हमारी मदद करें। इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को, इस बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट को वो प्रेजेंट करते हैं टू द रेगुलेटर। रेगुलेटर इसकी प्लॉजिबिलिटी देखते हुए प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करते हैं और फिर इसमें कैपिटल को रेज़ किया जाता है और कैपिटल रेज़ करने के बाद वो जो पैसा है वो याद रहे कि एस्क्रो अकाउंट में जाता है। वो पैसा जो है वो किसी ऐसे अकाउंट में किसी शख्स के, किसी एंटिटी के, किसी कंपनी के डिस्पोजल पर नहीं होता। जब तक एक्विजिशन मुकम्मल ना हो जाए वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में रहता है। उसका कस्टोडियन जो है वो बैंक भी होता है, वो इदारा भी होता है और रेगुलेटर्स भी होते हैं। एक्विजिशन मुकम्मल होने के बाद जो इन्वेस्टर है वो शेयर होल्डर बन जाता है उस नई कंपनी का जो एक्वायर की गई है। अगर ये प्रोसेस 3 साल में मुकम्मल ना हो तो वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। अगर 10 महीने में कंपनी का इंतखाब भी ना हो पाए तो बमे इंटरेस्ट या सूद वो जो असल ज़र है वो भी सरमायाकार को वापस कर दिए। सो दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। दो जो इसके इशूज़ हैं उन्होंने कामयाबी को देखा है। तीसरे के ऊपर हम देखते हैं कि बाज़ार इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बट अ गुड जॉब डन बाय द LSE एंड आफ्ताब चौधरी एंड गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि लिस्ट होने के बाद सरमायाकार इसको कैसे रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।